नमस्ते। मैं राजेश नरूकर, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। पीए पार्ट सेकेंड के फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारत का इतिहास में प्रथम जो राजवंश है, जिसे ममलूक वंश या सो कॉल्ड स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है, उसमें बलबन के बारे में अध्ययन किया जा रहा था। और पिछली वीडियो में बलबन के प्रारंभिक शासनकाल का वर्णन किया गया था। इस राजवंश के 3 जो मुख्य सुल्तान थे, उनमें सर्वाधिक समय शासन करने का बलबन को ही प्राप्त हुआ था और इसीलिए बलबन ने अपने शासनकाल में कुछ सुधार करने का प्रयास किया। 1249 में जब बलबन को नायब मामलिकात का पद दिया गया, उसी समय से लेकर के सुल्तान बनने तक और लगभग 38 वर्षों के समय तक ये कहा जा सकता है कि सल्तनत साम्राज्य की समस्त शक्ति और जिम्मेदारी बलबन के ही हाथों में थी। बीच में केवल कुछ अल्प समय के लिए उसकी शक्ति का पराभव हुआ था, लेकिन शीघ्र ही उसने अपने पद को पुनः स्थापित किया। और ये जो लंबा समय बलबन को मिला था, पहले नायब मामलिकात सबसे उच्च पद पर कार्य करने का और उसके बाद सुल्तान के रूप में कार्य करने का, इसमें उसे यह पर्याप्त ज्ञान हो गया था कि कौन से ऐसे विषय हैं जिनमें सुधार लाना अत्यावश्यक है। जिस समय बलबन नायब मामलिका था, उसी समय उसे यह ज्ञात हो गया था कि जो 40 का दल इल्तुतमिश के द्वारा गठित किया गया था, वह बहुत शक्तिशाली था और इसीलिए इल्तुतमिश के पश्चात कोई भी सुल्तान स्थायी रूप से शासन नहीं कर पाया। तो बलबन यह मानता था कि उस समय सुल्तान के लिए सबसे जो प्रमुख कार्य है, वह था ताज की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना। और इसीलिए बलबन ने राजत्व संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो अत्यधिक सरल था और जिसके अनुसार यह माना जाता था कि सुल्तान का पद सर्वोपरि है और सुल्तान को अपनी प्रजा पर शासन करने के लिए ईश्वर द्वारा भेजा गया है। और क्योंकि वह ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसीलिए प्रजा का कोई भी व्यक्ति उसकी बराबरी नहीं कर सकता। यह सिद्धांत मूल रूप से जो प्राचीन दैवीय सिद्धांत था, जिसके अनुसार भारतीय शासक राज कर रहे थे, लगभग वैसा ही था। और मूल रूप से इस काल में ये इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि समय समय पर विभिन्न विद्रोह हो रहे थे और जिस प्रकार से इल्तुतमिश ने अपने 40 गुलामों को सशक्त किया था, तो वे किसी भी समय बलबन के लिए चुनौती बन सकते थे और इसीलिए उनकी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए यह राजत्व संबंधी सिद्धांत अत्यधिक आवश्यक था। इस सिद्धांत पर आचरण करने के लिए बलबन के लिए यह आवश्यक था कि वह इस प्रकार का आचरण करे जिससे प्रजा के अन्य व्यक्ति उसके करीब नहीं पहुंच सके। इस सिद्धांत को प्रैक्टिकली लागू करने के लिए सबसे पहले बलबन ने ऐसे व्यक्तियों को उच्च पदों पर आसीन करना प्रारंभ किया जो उच्च वंशीय थे और इसीलिए महत्वपूर्ण पदों पर केवल उच्च वंश के लोगों को नियुक्ति दी गई ताकि उन्हें बाकी के लोगों से या सामान्य लोगों से अलग रखा जा सके। बलबन ने स्वयं अपने आचरण में अत्यधिक सुधार किया और वह हमेशा एक गंभीरता विशेष रूप से धारण किए रखता था और एक शिष्ट व्यवहार सभी जनों के साथ किया करता था। इसका उद्देश्य यही था कि कोई भी व्यक्ति
उसके ज़्यादा निकट नहीं पहुंच सके। अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए उसने ऐसे अंगरक्षकों नियुक्त कर रखा था जो अत्यधिक शक्तिशाली थे और हमेशा नंगी तलवार हाथ में लेकर चला करते थे। और यह सब इसीलिए ताकि प्रजा के जनों में एक भय या एक दूरी या एक सीमा निर्धारित की जा सके और सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को उनके बीच में दिखाया जा सके। उसने दरबार में कई सारे समारोह आयोजित किए, नवरोज़, नए साल का कार्यक्रम और इसके अलावा भी अन्य कार्यक्रमों को काफ़ी खर्चीले ढंग से मनाया जाता था और उसका उद्देश्य यही था कि राजा का वैभव या सुल्तान का वैभव सभी जनों को दिखाई दे। इसके लिए उसने और दूसरे प्रयास भी किए। उसने दरबार में सिजदा प्रथा की शुरुआत की, जिसमें किसी भी व्यक्ति को सुल्तान के समक्ष उपस्थित होने पर इस प्रकार से नमन करना पड़ता था ताकि वह पूरी तरह से झुक करके सुल्तान के समक्ष पहुँचे। और इन सभी का उद्देश्य एक ही था कि सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा का लोगों को ध्यान रहे। इस प्रकार से राजत्व संबंधी सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए बलबन ने अन्य कार्य भी किए। उसने राजनीति को धर्म से अलग रखने का प्रयास किया। वह स्वयं भी अपने आप को अधिक से अधिक बाकी चीज़ों से अलग रखना चाहता था और जन कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहा करता था। उसकी इस नीति को कई लोग रक्त और लौह की नीति के समान मानते हैं, जिसमें उसका मूल उद्देश्य था वह यही था कि सुल्तान के पद को, उसकी प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया जाए। जिस समय बलबन नायब मामलिकात पद पर आसीन था, उस समय राज्य में कई विद्रोह होते रहे और उन्हें समाप्त करने के लिए एक ऐसी सेना की आवश्यकता थी जो शक्तिशाली हो। और इसीलिए बलबन ने सेना को पुनर्गठित करने का प्रयास किया। उस समय जो सैनिक व्यवस्था थी वो जागीर प्रथा उसका आधार था, जिसमें जो सैनिक और जो अधिकारी थे उन्हें वेतन न दिया जाकर मुख्य रूप से अधिकारियों को जागीरें प्रदान की जाती थी। इन जागीरों का गलत प्रयोग भी हो रहा था और इसीलिए सर्वप्रथम बलबन ने इस जागीर प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। हालांकि वह पूरी तरह से जागीर प्रथा को समाप्त नहीं कर पाया, लेकिन कुछ सुधार उसने अवश्य किए। समस्त जागीरों को उसने मूल रूप से 3 वर्गों में उनका डिवीज़न किया। प्रथम वर्ग में ऐसे व्यक्तियों को रखा गया या ऐसी जागीर के प्रमुख लोगों को रखा गया जो अत्यधिक वृद्ध और निर्बल थे और सैनिक के रूप में कार्य नहीं कर सकते थे। ऐसे मुख्य अधिकारियों के गुजारे के लिए कुछ वजीफ़े की या कुछ राशि की व्यवस्था कर दी गई और उनकी जागीरों को शाही नियंत्रण में ले लिया गया। दूसरे वर्ग में उसने ऐसे व्यक्तियों को रखा जो सैनिक सेवा के योग्य थे और उनसे सैनिक के कार्य, अधिकारी के कार्य करवाए गए और उनका वेतन निर्धारित करके उनकी भी जागीर को शाही नियंत्रण में लिया गया। और तीसरा वर्ग ऐसे व्यक्तियों का था जो कि मृतक सैनिक के आश्रित थे, उनसे भी उनकी जागीरें ली गई। इस प्रकार से अपनी जागीरों को देने के पश्चात जब इन अधिकारियों को या उनके आश्रितों को ऐसा अनुभव हुआ कि उनके पास बहुत कम साधन हैं, तो उन्होंने इस बात के लिए प्रयास किया कि उन्हें उनकी जागीरें पुनः दी जाए और कुछ हद तक बलबन को
ऐसा करना पड़ा और इसीलिए जागीर व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने का उसका यह प्रयास विफल रहा और समानांतर चलता रहा। इस व्यवस्था के अतिरिक्त बलबन ने सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए जो सेना का प्रमुख था दीवाने आरिस, उसके पद को उच्च स्थान पर रखा, उसे मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया गया और मूल रूप से बलबन का जो सेना प्रमुख दीवाने आरिस था, इमादुल मुल्क, वह अत्यधिक निष्ठावान एवं योग्य शक्तिशाली अधिकारी था और सैनिक क्षेत्र में उसने कई महत्वपूर्ण चीज़ों की शुरुआत की। और कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि हुलिया और दाग की प्रथा, जिसका श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है, उसकी प्रारंभिक शुरुआत बलबन के शासनकाल में हो चुकी थी। इसके अलावा यह आवश्यक था कि अलग अलग व्यक्तियों के अधीन रहते हुए भी सेना को अनुशासन में रखा जाए, क्योंकि विभिन्न विद्रोहों की स्थिति में यदि सैनिक संगठित नहीं होते थे तो इससे सुल्तान अधिक शक्तिशाली नहीं रह पाता था। इसीलिए सेना को अनुशासित करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए गए। एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य जो बलबन द्वारा किया गया वह था दुर्गों का निर्माण, और ये दुर्ग सीमांत क्षेत्रों में और सीमा के अंदर भी आवश्यक थे। एक लंबे समय से न तो इन दुर्गों का निर्माण हुआ था और न इनकी मरम्मत की गई थी, और इसीलिए मंगोल आक्रमण के समय भी और अन्य विद्रोहों के समय भी सुरक्षा एक महत्वपूर्ण प्रश्न थी। बलबन ने इस प्रकार से दुर्गों का निर्माण करवाया और मरम्मत करवाई ताकि उनका उपयोग विभिन्न युद्धों में या विभिन्न विद्रोहों के समय अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जा सके। इस प्रकार ये कुछ प्रयास थे जिनसे बलबन ने अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया।